हेलो दोस्तों, प्लग इन इंडिया म्यूजिक सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस महीने फेम 2 की मुख्य विशेषताएं घोषित की गई। फेम 2 की सामान्य दिशा टू व्हीलर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह व्हीकल्स को प्रोत्साहन के हिसाब से सकारात्मक है। ईवी समुदाय इस बात से भौचक्का है कि निजी इलेक्ट्रिक कारों को इस योजना से बाहर रखा गया है। ऐसे और भी बैटरी निर्माण से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है। यहाँ तक जिनके उत्तर पूर्व में दिए गए हैं उनके भी प्रश्न अभी वहीं के वहीं खड़े हैं। प्लग इन इंडिया के चिंतन के इस एपिसोड में हम फेम 2 योजना एवं भारत में स्थानीय बैटरी पैक घटकों और सेल का निर्माण वगैरह की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उसी के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारी उद्योग विभाग ने 1 अप्रैल 2015 से फेम इंडिया स्कीम फेज 1 को लागू किया था। यह योजना प्रारंभ में 31 अप्रैल 2017 तक के लिए थी, जिसे 31 मार्च 2019 तक के लिए बढ़ावा दिया गया। फेम इंडिया योजना के द्वितीय चरण को, जिसे फेम 2 कहा जाता है, मार्च 2019 के पहले सप्ताह में घोषित की गई थी, जिसमें सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाना तथा बाजार तैयार कर एवं मांग बढ़ाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रस्तावित है। फेम 1 के लिए कुल परिव्यय मतलब खर्चा 715 से 815 करोड़ के आसपास था एवं फेम 2 के लिए 3 वर्षों में 2019 से लेके 2022 तक कुल फंड 10,000 करोड़ रुपए है, जो 10 लाख इलेक्ट्रिक दुपहिया, 5 लाख तिपहिया, 55,000 वाणिज्य इलेक्ट्रिक कारों के बेड़े और 7,000 इलेक्ट्रिक बसों को सहारा देने वाला है। अब जरा फेम 2 की प्रमुख विशेषताओं पे गौर करिए। उद्देश्य इस प्रकार से है: प्रोत्साहन प्रदान कर ईवी की मांग को बढ़ाना, चार्जिंग अधोसंरचना का विकास करना, सार्वजनिक परिवहन विशेषकर इलेक्ट्रिक बसों पर विशेष जोर दिया गया है। 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स वाहनों में प्रोत्साहन केवल वाणिज्य प्रयोजन पर ही लागू होंगे। 2 व्हीलर खंड में केवल निजी वाहनों पर ध्यान दिया गया है। अगले 3 वर्षों में महानगरों में 2700 चार्जिंग केंद्रों की स्थापना, प्रमुख राजमार्गों में चार्जिंग केंद्रों की स्थापना। प्राइवेट ओनरशिप वाली इलेक्ट्रिक कारों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि निजी इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। लोग ये सवाल लगभग रोज हमसे पूछते हैं। हमारा मत ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कई वर्षों से देखा है कि आंतरिक दहन इंजन आधारित निर्माता इलेक्ट्रिक कारों की कीमत बढ़ा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि ये कम मात्रा में बिकी है क्योंकि इलेक्ट्रिक कारों की मांग कम है। फेम 2 लागू होने के बाद भी आईसीई निर्माता इसी रीति में अपना काम जारी रखेंगे। हमारी एकमात्र चिंता ये है कि ये उन ईमानदार इलेक्ट्रिक कार स्टार्टअप्स के आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं जो सस्ती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करना चाहते हैं। हमने एक इलेक्ट्रिक कार स्टार्टअप कंपनी के सीईओ से बात की। उन्होंने नाम ना जाहिर करने की इच्छा के साथ निम्न बातें कही। जहां तक सीईओ के रूप में फेम 2 पर मेरे विचार है, वर्तमान में हम थोड़ी अनिश्चितता की स्थिति में है, क्योंकि दुपहिया वाहनों के निजी मालिकों को सब्सिडी देने व 4 पहिया वाहनों को सब्सिडी ना देने के नियम बहुत स्पष्ट है। हमारा समग्र व्यापक दृष्टिकोण सदैव यह रहा है कि हम किसी भी उत्पादन की डिजाइन सब्सिडी को ध्यान में रखकर नहीं करना चाहते। हम इस अंतराल को नजदीकी से देख रहे हैं और सूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि फेम 2 का इरादा अच्छा है और यह देखते हुए कि भारत चीन नहीं हो सकता जो पूरी ईवी इंडस्ट्री को सब्सिडी दे, कदम स्पष्ट लक्ष्यों के साथ सही दिशा में है ताकि तेल आयात में जितना संभव हो कटौती की जा सके। अब सवाल ये है, क्या भारत बेहतर कर सकता है? हम कर सकते थे, लेकिन भारत के पास 100 अन्य समस्याएं हैं जिनसे भी निपटना है। भारत पैसा फेंकने की बजाय बदलाव लाने के लिए अपने ड्रीमर्स व इनोवेटर्स की संख्या बढ़ा रहा है। ईवी समुदाय के रूप में हमें पूरे दिल से नए विचारों व समाधानों का समर्थन करना चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करे। गोल सेट कर दीर्घावधि में ईवी उद्योग को आत्मनिर्भर बनाना होगा। फेम 2 योजना पर अभी भी काम किया जा रहा है और उन्हें अप्रैल 2019 तक इसके तैयार होने की उम्मीद है। हमारे पास अभी भी ऐसे प्रश्न है
जो अभी अनुत्तरित है। मांग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन शानदार है, लेकिन हमें लगता है कि नीचे दी हुई सारी चीज़ों के संबंध में अभी भी स्पष्ट नीति होनी चाहिए। प्रोत्साहन वितरण किस प्रकार होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। वर्तमान में ईवी की अंकित कीमत को कम रखने के लिए निर्माता को कोई प्रोत्साहन नहीं है। हमने पाया है कि कई निर्माता सब्सिडी के बावजूद अपने लाभ को बढ़ाने के लिए ईवी की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाते हैं। क्या होगा अगर योजना 2023 में समाप्त हो जाती है तथा नवीनीकृत नहीं होती है? किन कारणों से योजना को खींचा गया है? क्या इससे ईवी उद्योग पर असर पड़ेगा? भारत में लिथियम सेल बनाने के लिए किस प्रकार के प्रोत्साहन आपूर्ति पक्ष को प्रदान किए जा रहे हैं? मान ले कि ईवी उद्योग 2023 तक 10 लाख टू व्हीलर्स वाहन बेचता है, जिसमें प्रत्येक की औसत बैटरी की क्षमता 2 किलोवाट आवर है। इसका मतलब है लगभग 20 लाख किलोवाट आवर मूल्य के बैटरी पैक को केवल टू व्हीलर के लिए आयात करना होगा। यदि भारत में 2023 तक एक भी किलोवाट आवर नहीं बनाया जाता है तो यह 2023 में इस उद्योग को कैसे प्रभावित करेगा? ऐसी कई कंपनियां हैं जो चीन से सेल को आयात कर बैटरी पैक का निर्माण करती है, लेकिन यदि सेल का निर्माण भारत में नहीं हुआ तो स्थिति वही होगी जो 2012 में हुई थी। एक बात समझ लीजिए दोस्तों, हमें अतीत से सीखना होगा। 2010 में यूपीए सरकार के MNRI योजना की शुरुआत की, जिसने ईवी उपभोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन की पेशकश की। नीति की शुरुआत में ईवी उद्योग ने अपनी बिक्री में 200% की वृद्धि देखी, लेकिन 31 मार्च 2012 को MNRI योजना को वापस ले लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ईवी की बिक्री में 70% के अधिक की गिरावट आई। निर्माताओं को डीलरशिप बंद करनी पड़ी। 3 महीने के भीतर लगभग 250 डीलरों में अपने संचालन को बंद कर दिया। इस भयावह परिदृश्य को कभी भी नहीं होने देना चाहिए। 2023 तक उद्योगों को बिना सरकारी योजनाओं के समर्थन के ही सफल होना चाहिए। सरकार को ऐसा लगता है कि नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड स्टोरेज बनाकर उन्होंने क्लीन, कनेक्टेड, शेयर्ड, सस्टेनेबल और होलिस्टिक मोबिलिटी इनिशिएटिव को बढ़ावा दिया है। बैटरी निर्माण के उस महत्वपूर्ण प्रश्न का भी उत्तर दिया है। यह योजना नीचे दी गई बाबतों को प्रोत्साहित करती है। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम PMP 5 वर्षों के लिए है, जो 2024 तक भारत में कुछ बड़े पैमाने पर निर्यात प्रतिस्पर्धी एकीकृत बैटरी और सेल निर्माण हेतु गीगा संयंत्रों की स्थापना करने के लिए लाया गया है। गीगा स्केल पर बैटरी निर्माण प्रारंभ करने के लिए एक चरणबद्ध रोड मैप लागू किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक फोकस 2019 और 20 तक बड़े पैमाने में लार्ज स्केल मॉड्यूल एवं पैक असेंबली प्लांटों का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद 2021-22 तक एकीकृत सेल का निर्माण होगा। स्थानीयकरण के प्रत्येक चरण को मिशन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन घटकों के साथ साथ बैटरी के लिए स्पष्ट मेक इन इंडिया रणनीति के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड स्टोरेज के बारे में और पढ़े, विवरण नीचे लिंक में भी है। इस दिशा में IIT मद्रास के प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला जी का क्या दृष्टिकोण है वो भी देखते हैं। फेम 2 सही दिशा में एक कदम है, लेकिन इसमें कमियां है। आपने कुछ की तरह इशारा किया है, इसमें मैं भी कुछ कहूँगा। बैटरी को आकार के आधार पर प्रोत्साहन गलत है। इसका मतलब है कि एक अधिक कुशल वाहन जो छोटी बैटरी का इस्तेमाल करता है उसे कम प्रोत्साहन मिलेगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जब स्वाइपिंग बैटरी, जिसको अधिकांश लोग महत्वपूर्ण कदम मानते हैं, आ जाएगी तब क्या होगा। चार्जिंग स्टेशन सब्सिडी। चार्जिंग स्टेशन के व्यावसायिक मामले को परिभाषित करने का कोई प्रयास नहीं है। सब्सिडी अंतर को पाटने के लिए है। अंतर क्या है? किस तरह के चार्जर्स के लिए है? क्या हम ऐसी जगह चार्जर स्थापित करेंगे जहां उनके उपयोग के लिए कोई वाहन ही नहीं है? लेकिन कुल मिलाकर यह सकारात्मक दिशा में है। चुनाव के बाद कुछ सुधारों की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित सब्सिडी बैटरी की क्षमता पर आधारित होगी और यह 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर है। अतः 11 किलोवाट आवर के साथ महिंद्रा E2O को 1,10,000 रुपये की सब्सिडी, हुंडई कोना को 25 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी और ओकिनावा आई प्रेस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर
29,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। हम समझते हैं कि प्रोफेसर झुनझुनवाला कहाँ से आते हैं। एक छोटी कार जो कम विद्युत और संसाधनों का उपयोग करके इतना बड़ा काम करती है, उसे कम समर्थन, जबकि बड़ी बैटरी वाली एसयूवी और अन्य सेडान जो कहीं अधिक विद्युत की खपत करते हैं, उन्हें अधिक सब्सिडी की पेशकश क्यों की गई? एक तरफ बैटरी पैक के आधार पर प्रोत्साहन एक अच्छा विचार है। उदाहरण के लिए ये 2 व्हीलर निर्माताओं को प्रोत्साहित करेगा। रेंज बढ़ाने के लिए बड़े बैटरी पैक जुड़ेंगे। अतः आईसीई स्कूटरों के प्रदर्शन व उनकी रेंज स्तर का मिलान होगा। लेकिन उसी समय फेम 1 के तहत 1.4 किलोवाट आवर लिथियम बैटरी के साथ एक आईसीई स्कूटर ने लगभग 22,000 रुपये की सब्सिडी प्राप्त की और अब केवल 14,000 रुपये मिलेगा। प्रोफेसर झुनझुनवाला ने भी बताया, तथा जैसा कि भारतीय और वैश्विक इलेक्ट्रिक कारों के तुलनात्मक चार्ट में भी दिखाया गया है, छोटी इलेक्ट्रिक कारें जो बेहतरीन क्षमता वाली है, उन्हें कम समर्थन है। अंतिम शब्द, ईवी उद्योग को बहुत जल्द आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। प्रोत्साहन की वापसी का ईवी उद्योग पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जैसा कि 2012 में हुआ था। फोकस लिथियम सेल का निर्माण पर होना चाहिए और लंबे समय तक ईवी की मांग को स्थिर बनाए रखना चाहिए। हम सरकार को फेम 2 और नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड स्टोरेज लॉन्च करने की बधाई देते हैं। यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दर्शाता है और यह उन लोगों के सिद्धांतों का खंडन करता है जो कहते हैं कि सरकार ईवी के लिए कुछ नहीं कर रही है। हमें उम्मीद है कि एक बार हम फेम 2 स्कीम की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तब हम इस एपिसोड का दूसरा भाग भी कर सकते हैं। अंत में हम एयरटेल कंपनी के सीईओ मिस्टर रंजीत AR आर्य का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनके विचार साझा करने के लिए। और दोस्तों, आप सबका धन्यवाद जो अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं और जो हमारे साथ पेट्रियन और यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं। आप प्लग इन इंडिया को आगे भी सहयोग कर सकते हैं patreon.com पे जाके, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप चाहे तो यूट्यूब पे भी हमारा सहयोग कर सकते हैं ज्वाइन बटन दबाकर, जिससे आपको प्लग इन इंडिया के डिस्कॉर्ड सर्वर का लाभ मिलेगा, जहां आप हमारे प्लग इन इंडिया के सदस्यों के साथ बात कर सकते हो, स्केड्यूल जान सकते हो और अपने सुझाव भी दे सकते हो। आपके सहयोग से इंडियन ईवी इंडस्ट्री को बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी।